मत जाओ ना। अरे हम कल फिर लौटेंगे। हमारा जी घबराता है। तुम हमसे उब गए तो मीना के हो जाओगे। जिसके हम कभी थे ही नहीं, हम उसके कैसे हो सकते हैं? हम सिर्फ तुम्हारे। हमने तो बगावत कर दी अपने घर वालों से, पूरी दुनिया से। अब तुम्हारी बारी है। शादी कर लो हमसे, वरना तब तक हमें अधूरा अधूरा लगेगा। और हमें तो तुम पूरे चाहिए, पूरे के पूरे। मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरे। प्रेम भैया 3-4 फायर कर देंगे हवा में। बहुत मन हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा मत कहो बबली, हम ऐसे बन ही नहीं सकते। अगर हम घास खाएंगे तो शेर कैसे कहलाएंगे? शेर पसीना बहाने से होता है, और तुम्हें हमारे प्यार का वास्ता है। आज के बाद ना तुम किसी को धमकाओगे, ना किसी की टांगे तोड़ोगे, और हाँ, बंदूक को तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाओगे। देखो बबली, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, पर इस प्यार को ना हमारे काम के बीच में मत लाओ। तुम हमसे हमारी पहचान छीन रही हो। आज से तुम हमारी पहचान हो, और हम नहीं चाहते कि कोई हमें गुंडे की पत्नी कहे, और कल हमारे बच्चे को गुंडे का बच्चा। अरे किसी की औकात, और जो हमें गुंडा कहते हैं ना, वो खुद हमारे पीछे थर थर कांपते हैं। और हम चाहते हैं कि जो लोग पीठ पीछे बोल रहे हैं वही सामने बोले, डर कर नहीं, प्यार से, इज्जत से। रातों रात कौन बदलता है सर? चांद भी 15 दिन लेता है। और अगर बदल भी जाते तो हम क्या करते? कोई और काम तो हमें आता नहीं है। हम बबली से सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी उसके प्यार के कारण हम बदले। बड़ी मारपीट वाले काम तो हमने छोड़ ही दिए थे, लेकिन साला ये एक काम पूरा काम तमाम कर गया सर। प्रेम भाई, हमारे पापा ना अपना जमीन 50-50 कर गए, हमारे भाई मुकेश और हमारे बीच में। हाँ, और मुकेश की जमीन हाईवे से लगी हुई है और सोने की खदान है, और तुम्हारी जमीन पे कोई कब्जा भी नहीं करता। आपको तो सब पता है। हम अपना जमीन उसको दे देंगे, और थोड़ा ज़्यादा भी दे देंगे। आप हमको हाईवे वाला जमीन दिलवा दो ना। तो बहुत कुछ किया हमारे लिए। मुकेश समझा नहीं, वो पुलिस के पास गया और हम जेल चले गए, और हमारे जेल जाने के बाद बबली का कत्ल हो गया। और अब आप कह रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट थी। सुला दिया यार तूने। तेरी प्रेम कहानी में बहुत दर्द है। ऐसा है 2 टके के गुंडे, बचपन से लेके अब तक तेरा गलत पुलिस वाले से पाला पड़ा है। सीधे सीधे बोल, बबली का मर्डर तूने अपने चेले चपाटों से करवाया या फिर पेशेवरों से? पूरी ताकत लगा दीजिए। अगर हम गुनहगार साबित हो गए ना, तो वादा कीजिए हमें हमारा घोड़ा दे देंगे और हम खुद को उड़ा देंगे। और अगर कोई और गुनहगार साबित हुआ ना, तो भी आप हमें हमारा घोड़ा दे देंगे और हमें साफ चुकता कर देंगे। वादा करता हूं तुझसे, बबली का जो भी गुनहगार है बचेगा नहीं। हम गर्भपात की दवाई रखते ही नहीं हैं तो बेचेंगे कैसे? सेवरिया में भी तीनों दुकानदारों ने यही जवाब दिया। यहाँ गुलाल खेड़ा में तुम्हारे अलावा हामिद भाई की एक दुकान है, उन्होंने भी वही बोला जो तुमने बोला। सभी के सभी मिलकर किसे छुपा रहे हो भाई? हमें धंधा करना है, आत्महत्या नहीं। और ये छुपा उपा कर पुलिस और प्रेम से पंगा काहे को मोल ले? दोनों गाँव में सबको पता है कि प्रेम ने ही बबली को भगाया था। अब चाहे बबली खुद या उसके घर वाले, या फिर प्रेम या उसके घर वाले, दोनों में से कोई भी दवाई लेने आता तो 2 और 2 4 होने में कितनी देर लगती? तो इसका मतलब इन दोनों गांव के बाहर के किसी दुकान से खरीदी गई गोलियां। हो सकता है, पता कर ले। लड़की जो मारी गई है बबली पांडे, वो आती थी आपके यहाँ पे सामान लेने के लिए दुकान में, या आसपास कोई और दुकान में? वो प्रेम यादव जी के घर से कब्बो कोनो दुकान पे नहीं आया है। वो कभी कदार उनका पत्नी मीना जी आती थी बस। और बबली पांडे उनका घर रहने कब है हमको तो ये नहीं पता। बबली के घर वालों का कहना है कि वो बबली को यहाँ से ले गए थे, लेकिन उसके कत्ल से ठीक 2 हफ्ते पहले वो यहाँ लौट आई थी। ये बात तो पूरा सेवरिया को पता है। बात जो है ना वो पंचायत तक गया था कि बबली गुलाल खेड़ा वापस जाएगी कि यहाँ रहेगी सेवरिया में। सर, हम तो बार बार पंचों से कहते रहे कि हम बबली को नहीं भेज सकते। आप पूछ लीजिए सरपंच धर्मेंद्र जी से। रघुनाथ जी, प्रेम ने बबली से ब्याह किया है, ऐसा प्रेम ने हमें बताया है, और बबली को यहाँ हिफाजत से रखने के लिए कहा है। इसलिए जब तक प्रेम जेल से बाहर नहीं आ जाता, हम बबली को आपके साथ नहीं भेज सकते। जब तक प्रेम रिहा नहीं हो जाता तब तक हम राह देखते बैठेंगे?
चाचू, पापा, हम यहाँ ठीक है। हम वापस नहीं आना चाहते। और प्रेम यहाँ हो या जेल में, ये हम पति पत्नी के आपस का मामला है। अच्छा, पति पत्नी हो, मतलब तुम पत्नी हो, वो प्रेम यादव तुम्हारा पति है, तो फिर ये कौन है? और हम कौन है बेटा? हम कुछ नहीं लगता तुमरे? शांति से हमारी बात सुनो। इस वक्त हमारे साथ चलो, हम पूरे समाज के सामने तुमरा और प्रेम का रीति रिवाज से ब्याह कर देंगे, ठीक है? लेकिन इस वक्त इस बात को समझो, इस घर में तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। चलो बेटा, बात मानो, हमारी माँ और चाची राह देख रहे। चलो। बबली कहीं नहीं जाएगी जब तक प्रेम बाहर नहीं आ जाता। अरे कैसे बाप हो आप जय कुमार जी? घर में बहू के होते हुए आपने अपने अय्याज बेटे की एक रखी हुई औरत को यहाँ पर पापा, आप दुनिया के पहले पापा होंगे जिसने अपनी ही बेटी को किसी की रखी हुई औरत कहा होगा। पत्नी है हम प्रेम के, हमारी शादी हुई है। कौन मानेगा इसी शादी को? कोई था उस शादी में? आप थे? भाई साहब, बबली खुद नहीं जाना चाहती आपके साथ, आप उसके साथ जबरदस्ती करेंगे क्या? मेरी बेटी को जबरदस्ती भगा के लाया है आपके गांव में। सर, रघुनाथ और सुरेश इस मामले को सेवरिया की पंचायत में ले गए और पंचायत ने यह फैसला सुनाया कि बबली उनके साथ उनके घर जाएगी। सर, हमने पंचायत के फैसले का विरोध किया क्योंकि हमें डर था कि वो लोग बबली के साथ कुछ गलत कर देंगे। तब जाकर पंचायत ने रघुनाथ और सुरेश से लिखित में आश्वासन लिया कि वो लोग बबली पर कोई आंच नहीं आने देंगे। साहब, लिखित में आश्वासन दे तो दिया बबली के चाचा और बाप ने, लेकिन अपनी बात से मुकर गए। उन्होंने बबली को मारा है। सर जय कुमार, एक तो किसी भी माँ बाप से ऐसा आश्वासन लिखित में लेना अपने आप में सवाल खड़े करने जैसा है। और दूसरी बात, तुम्हें क्या लगता है लिखित में आश्वासन देने के बाद वो लोग ऐसा जुर्म करेंगे? तो क्या हम जो बबली को वापस भेजना ही नहीं चाहते थे, हम झूठ बोलेंगे कि बबली हमारे यहाँ वापस आई नहीं? हम क्या बबली के कत्ल का बोझ अपने सर पर लेंगे? सर, वो तो मौके की नजाकत थी साहब, तो ऐसा आश्वासन लिखवा करके लिया। वैसे हमने पूरे सेवरिया गांव में पता लगवाया, तो किसी ने भी बबली पांडे को लौटते हुए नहीं देखा। पर यह भी सच है, जब वो जय कुमार के घर में थी तब भी किसी ने नहीं देखा था उसको, क्योंकि वो घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। आपको क्या लगता है कौन झूठ बोल रहा है, जय कुमार यादव या रघुनाथ पांडे? क्या पता साहब, बबली पांडे एक गुंडे के लिए अपने माँ बाप का घर छोड़कर आई, तो इससे उसके माँ बाप की बेइज्जती तो हुई होगी साहब। लेकिन सच कहूं तो यादव परिवार को भी ये रिश्ता मंजूर नहीं था। तमाचा तो साहब दोनों ही परिवारों के मुंह पर पड़ा है, और इस सब की जड़ बबली पांडे थी। अब कौन किसके ऊपर पलटवार कर गया कुछ बोल नहीं सकते साहब। सर, आज चौथा दिन है, भवानी पोस्ट के जंगल चप्पा चप्पा छाना गया। वन विभाग के लोग भी लगे पड़े, पर कटा हुआ सर अभी तक नहीं मिला है सर। कोई और सुराग, कोई हथियार वगैरह जो शायद कत्ल में इस्तेमाल किया गया हो? जी नहीं सर। अब तक हमें ना बबली का कटा हुआ सर मिला था और ना ही इस केस से जुड़ा एक भी सुराग। बबली से जुड़ा हर कोई शक के दायरे में था, पर किसी एक के खिलाफ भी हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। एक सनसनीखेज प्रेम कहानी अपनी पटरी से क्यों उतरी, इस पर हम कोई मजबूत उंगली नहीं रख पाए थे। फिर हाथ लगे बबली के फोन रिकॉर्ड्स और एक अहम जानकारी। तब जाकर लगने लगा कि शायद अब हम इस हत्या की सच्चाई के करीब आने लगे हैं। सर, 29 अगस्त 2016 से 13 सितंबर 2016 तक, यानी कत्ल के 2 हफ्ते पहले से ठीक एक दिन पहले तक बबली की सेल फोन लोकेशन सेवरिया थी। अब ऐसा लग रहा है कि जय कुमार झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। इतने दिन तक बबली जय कुमार के घर पर थी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जय कुमार और उसकी फैमिली को पता ना हो कि बबली प्रेग्नेंट है। मैडम, शायद ये मीना ने अपने सास ससुर का साथ दिया हो, और अगर देखा जाए तो ये प्रेम और बबली के रिश्ते से सबसे ज्यादा दर्द तो प्रेम की पत्नी मीना को हुआ होगा ना, और उसे अपना खुद का बच्चा था नहीं अब तक। मीना के खिलाफ कोई ठोस सबूत हाथ लगा है क्या? अभी तक तो नहीं मैडम, पर सोचिए ना, फोन रिकॉर्ड्स तो कहते कि बबली सेवरिया में ही थी, मतलब प्रेम के बाप के घर ही होगी। और हो सकता है कि ये प्रेम का बाप जय कुमार और उसकी पत्नी ने कोई साजिश रची हो, और हो सकता है कि मीना भी उसका हिस्सा हो। मीना को क्यों उठा के ले गई पुलिस? मीना क्या की है? पता चला है पुलिस के हाथ में सबूत है कि कत्ल के 2 हफ्ता पहले बबली ना सेवरिया में ही थी।
साले तुम, संदेश, पवन और आकाश कर क्या रहे थे? तुम में से किसी को नहीं पता कि बबली के साथ ये हुआ, उसके पहले वो कहां थी। ये साले सब पता है लेकिन हमको नहीं बता रहे हो। ऐसा तो नहीं खुद ही कोई कांड कर दियो? ऐसा मत बोलो प्रेम भाई, हम तो खुद आपका मदद किए हैं बबली को भगाने में, उसके संगे घर बसाने में। तो एक एहसान और कर, साला पता लगाओ ये कांड किसने किया है, फिर वो हमारे माँ बाप ही क्यों ना हो, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। ये साजिश है साहब, बबली हमारे घर वापस आई नहीं थी। एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले की आंखों में कब तक धूल झोंकता रहेगा जय कुमार? एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले पर भरोसा नहीं कर रहा है साहब। पुलिस वाले सिर्फ सबूतों पे भरोसा करते हैं, और बबली के फोन रिकॉर्ड ये साफ साफ बता रहे हैं कि कत्ल के 2 हफ्ते पहले से वो सेवरिया में थी। ये रघुनाथ पांडे की चाल है सर, वो लिखित आश्वासन की आड़ में आप लोगों को गुमराह कर रहा है। माना कि बबली सेवरिया में थी, तो सेवरिया में सिर्फ हमारे तो घर नहीं है साहब। एक साल जब बबली सेवरिया में रह रही थी, कहाँ थी? आप लोगों ने राजकुमार से बात की? राजकुमार रघुनाथ पांडे का रिश्तेदार है साहब। ये राजकुमार जो है वो हमारा दूर का रिश्तेदार है, बबली का भाई लगता है। कोई बड़े ताज्जुब की बात नहीं होगी अगर उसका भी इस साजिश में हाथ हो। हाँ सर, राजकुमार पहले भी हमारे पीठ में छुरा भोग चुका है। रघुनाथ पांडे, एक बात समझ में नहीं आ रही है। आप एक टांग पर खड़े होकर कोशिश कर रहे थे बबली को वापस अपने घर लाने के लिए, इतना सारा ड्रामा किया पंचायत वगैरह, और आखिरकार बबली को अपने घर ले भी आए। फिर बबली को इतनी आसानी से वापस कैसे जाने दिया? आसानी से सिर्फ इज्जत जाती है साहब। जब बबली प्रेम के साथ भागी थी ना, सिर्फ एक फोन कर दिया था हमको कि हम जा रहे हैं प्रेम के साथ। आप नहीं समझेंगे साहब, एक ऐसे बाप की मजबूरी जिसकी बबली जैसी जिद्दी बेटी हो, फिर से जिद पकड़ बैठी। जाना है सेवरिया, फिर से हमें हार माननी पड़ी। बबली के फोन रिकॉर्ड्स कहते हैं कि बबली के सेवरिया वापस लौटने के बाद भी आपकी और बबली की बातें होती रही। बाप है ना हम साहब, बबली चाहे जैसा भी व्यवहार करे, हमें तो दिन रात चिंता लगी रहती थी उसकी। ये कैसे मुमकिन है रघुनाथ पांडे कि बबली ने एक बार भी आप लोगों को ये नहीं बताया कि वो पेट से? काश पता थी साहब, तो हम उसे बड़े प्यार से रखते, अपने मैके में आराम से रहती, सब कुछ भुलाकर उसे लाड प्यार से रखते हम। लेकिन हमारी बेटी अपनी जिद में कितनी बड़ी गलती कर बैठी साहब। हमारा बेकार में टिकट काटा जा रहा है साहब। तेरी हरकतें कुछ ऐसी है राजकुमार, दोनों तरफ से बजने वाले ढोल के जैसा। तू शुरू से ही अपने इस प्रेम भाई के इशारों पर नाचता है, अब मौत के इस तांडव में किसके इशारे पर नाचा है? ऐसा कुछ नहीं साहब, हम सिर्फ प्रेम भाई की मदद की तो बबली के संगे घर बसाने में बस। या फिर बबली के घर वालों की मदद की बबली को मारने के लिए, या प्रेम के परिवार वालों की मदद की, या अपने प्रेम भाई के कहने पर तूने बबली को मार डाला? राजकुमार, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा बबली के ऊपर दिल भी ला गया था और तूने ही को कांड कर दिया? दूर की ही सही, लेकिन बबली हमारी बहन लगती थी। अब कुछ तो रिश्तों का लिहाज रखो साहब। रिश्ते? मीना पत्नी लगती है प्रेम की, और जय कुमार बाप लगता है प्रेम का, और वो मुकेश तेरा सगा भाई लगता है। कौन से रिश्ते की किसने कदर की है बे? अरे हम लिख के दे सकते हैं, ये गुंडा प्रेम यादव यही बबली का सर कटवाया है, और वो हमारा मूर्ख भाई राजकुमार प्रेम यादव का पिट्ठू पूरे खानदान का नाक कटवा दिया। लेकिन मुकेश भाई, 29 अगस्त को बबली सेवरिया लौटी थी कि नहीं? और अगर लौटी थी तो कहाँ रुकी थी? जिससे पूछना चाहिए उससे पूछा। किनसे? वही जिसका हक बबली ने मारा है, प्रेम यादव की कानूनी पत्नी मीना। चुपती थी बबली तुम्हें, है ना? हमने बबली से एक बार भी बात नहीं की, एक शब्द नहीं। तुम्हारे सास ससुर ने बबली को धोखे से कोई दवाई खिलाई थी जिसकी वजह से उसका गर्भपात हुआ? किया भी हो तो हमें नहीं बताया, हमें तो पता ही नहीं था। 29 अगस्त से 13 सितंबर तक बबली सेवरिया में तुम्हारे घर पर थी, ये तो पता होगा? हमको नहीं मालूम। क्या नहीं मालूम कि बबली घर पर थी या नहीं? उसका कत्ल जंगल में हुआ या फिर घर पर ही? उसके सर को कहां ठिकाने लगाया गया? हम आपको बता चुके हैं। बबली सामने होती तब भी वो हमारे लिए ना के बराबरी थी, और हम उसके लिए। हम दरअसल सभी के लिए ना के बराबरी थे और है। क्या तुम इस कत्ल में शामिल हो
क्या तुम इस कत्ल का हिस्सा हो? बबली कत्ल का हिस्सा थी। किसके कत्ल में? अपने बच्चे के? हमारे पति के साथ मिलकर हिस्सा लिया। सुनो, खाना बना दो और डब्बे में भर दो, 2 लोगों का खाना। हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। हम लोग नहीं, सिर्फ हम जा रहे हैं। हाँ, और कुछ मीठा भी बना देना। दूसरे दिन हमें पता चला प्रेम ने वो खाना अपने और बबली के लिए बनवाया था हमसे। उस दिन से प्रेम लगभग पूरा वक्त बबली के साथ ही गुजारते थे, तकरीबन पूरा साल। तुमने कभी इस बात का विरोध नहीं किया? पूछा नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है? हिम्मत ही नहीं थी, ना हम में और ना प्रेम के माँ बाप में। और जब प्रेम के माँ बाप खुद प्रेम से कतरा रहे थे तो हम क्या चीज है? तुम्हारा आक्रोश हम समझ सकते हैं, प्रेम के माँ बाप की बेबसी भी हम समझ सकते हैं। तो क्या आक्रोश और बेबसी का मिलन हुआ और तुम तीनों ने रास्ते के कांटे बबली को हटा दिया? नहीं साहब, अपने पापा के घर गुलाल खेड़ा लौटने के बाद बबली हमारे घर सेवरिया लौटी ही नहीं। बबली पेट से थी, ये बात तुम जानती थी या तुम्हारे सास ससुर जानते थे? हम में से किसी को नहीं पता थी ये बात। और अगर मुझे पता भी होता तो भी क्या फर्क पड़ता? बबली नहीं रही, इससे फर्क तो पड़ा होगा तुम्हें, सुकून मिला होगा। सुकून तो तब मिलता है ना साहब जब जिंदगी बदलती है। हमारी जिंदगी में क्या बदलाव हुआ? अब प्रेम लौट आएगा तुम्हारे पास। उन्होंने खुद कहा आपसे, लिखित आश्वासन दे सकती है आप? चोट खाई हुई है मैंने, घायल है अंदर से। क्या ये झूठ बोलेगी? सर, बबली के घाव से पहले मीना घायल थी। मीना और उसके पति प्रेम के बीच में पति पत्नी जैसे संबंध नहीं थे, ऐसा सुना है। तो वो किसी को बचाने के लिए झूठ बोलेगी, ऐसा लगता तो नहीं है। अगर मीना झूठ नहीं बोल रही है तो मतलब प्रेम यादव के माँ बाप जो कह रहे हैं क्या वो सही है कि बबली अपने पिता के घर गुलाल खेड़ा से कभी सेवरिया वापस आई नहीं? सर, गुलाल खेड़ा में बबली के कॉलेज के फ्रेंड्स, उसकी माँ, चाची, सबसे हर तरह से घुमा घुमा कर पूछा। सबका कहना एक ही है कि बबली कत्ल के 2 हफ्ते पहले से ही अपने माँ बाप के घर में नहीं थी। ये तो बड़ी अजीब बात है, न वो मायके में थी न ससुराल में, पर उसके फोन रिकॉर्ड्स की लोकेशन तो सेवरिया में ही है। सेवरिया में शायद कोई अफेयर हुआ हो। वैसे भी प्रेम के अनुसार बबली प्रेम के पीछे पड़ी हुई कि प्रेम अपने सारे गलत धंधे छोड़ दे, लेकिन प्रेम ने छोड़े नहीं पूरी तरह से। तो शायद बबली ने कोई अफेयर कर लिया हो और उसे लगा हो कि अब बच्चा नहीं चाहिए, इसलिए खुद उसने बच्चा गिरा दिया हो। सर, मैंने एक और एंगल टटोला, मुकेश चतुर्वेदी वाला, जिसकी जमीन ये प्रेम यादव छीनने चला था। शायद उसने कोई बदला लिया, लेकिन उसमें भी एक गर्भ गिराने वाला एंगल कुछ फिट नहीं बैठ रहा। सर, ये अबॉर्शन वाला एंगल तो बबली और प्रेम के परिवार से ही फिट बैठता है। बबली के माँ बाप ने बच्चा इसलिए गिरा दिया होगा क्योंकि वो अपनी सो कॉल्ड इज्जत बचाना चाहते थे, या फिर प्रेम के माँ बाप ने प्रेम के कहने पर, क्योंकि शायद प्रेम को लगा हो कि ये बच्चा उसका नहीं है। या फिर ये हो सकता है कि बबली ने जेल में जाकर प्रेम से ये कह दिया हो कि वो एक मुजरिम के बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाना चाहती, और गुस्से में आके प्रेम ने बबली का कत्ल करवा दिया। पर ऐसे कैसे हो सकता है? पूरे गुलाल खेड़ा में, सेवरिया में, यहाँ चौरागंज में एक भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जिससे बबली ने प्रेगनेंसी के दौरान कंसल्ट किया हो, या जिसने बबली को या बबली से जुड़े किसी को भी गर्भपात की गोली की पर्ची लिख के दी हो, या फिर कम से कम गोली का नाम बताया। इस केस में कील ठोकने वाला सबूत भी अपने साथ एक अजीब किस्म के किरदार को लेकर आया, जिसने इस केस को और उलझन में धकेल दिया। काफी जद्दोजहद के बाद यह खबर हासिरपुर शहर से आई। देखो कमल जी, मैं प्यार से पूछ रहा हूँ, वरना पुलिस के पास प्यार व्यार के लिए टाइम नहीं है। वो सीधा आपका दवाई का स्टॉक लिस्ट मांगेगी, और आपने बिना रसीद के कितनी दवाइयाँ बेची हैं गर्भपात की, सब उगलवाएगी। हलक में उंगली डालकर सब निकलवाएगी पुलिस, समझ रहे हैं? जो था बता तो दिया। आई थी एक औरत हमारे पास 1 सितंबर को। नहीं साहब, ये नहीं थी। नहीं साहब, इनमें से कोई नहीं थी। वो आपके खबीर ने ये सारी फोटो मुझे दिखाई थी पहले। उस औरत ने अपना नाम बताया था तुम्हें? उस डॉक्टर की पर्ची दिखाई और दवा लेके चली गई। वो पर्ची रखी है संभाल के?
कौन से डॉक्टर ने लिखी थी? डॉक्टर की पर्ची तो नहीं थी, कागज पे लिखा हुआ था। और तूने उससे दवाई दे दी अबॉर्शन की? गलती हो गई साहब, आइंदा कभी नहीं होगी, कसम से। हमें उस औरत का हुलिया बताना होगा, इतना तो कर लेगा ना? मेडिकल स्टोर का मालिक कमल हमारी कोई मदद नहीं कर पाया। कमल का बताया हुआ हुलिया उसके खुद के मुताबिक उस औरत से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था जो गर्भपात की दवाई खरीदने आई थी। पर इतना अंदाजा तो लग ही गया था कि वो औरत जरूर बबली की कोई करीबी थी जो शायद इसमें इन्वॉल्व थी। हमने हर संदिग्ध पर बारीकी से नजर रखी, उसके हर छोटे से छोटे रिश्ते को भी खंगाला। ये 10 स्केचेस हैं, इनमें से कोई एक भी एक्यूरेट हो ऐसा लग नहीं रहा है। अबॉर्शन की दवाइयाँ लेने के लिए कोई दूसरी औरत गई थी, बबली खुद नहीं गई थी। यानी पूरे चांसेस हैं कि बबली की मर्जी के बगैर उसका बच्चा गिराने की साजिश रची गई होगी। शायद कोई इर्द गिर्द की होगी जो सामने नहीं आई हो अब तक। बिल्कुल सही। दोनों परिवार, खुद प्रेम, ये राजकुमार का भाई मुकेश, किसने किसका साथ दिया ये कुछ भी क्लियर नहीं है। इनकी फैमिली में जितनी भी औरतें हैं जिनसे हम नहीं मिले अभी तक, जिसे हासिरपुर भेजकर उसके जरिए अबॉर्शन की दवाई मंगवाई गई, ढूंढ निकालो उसको। ठीक से देख कमल, वही है? हाँ ये वही है। मैडम, केस की पूछ हाथ लग गई है। औरत का नाम प्रिया चौहान है, ये जगन चौहान की जोरू है। और ये जगन चौहान कौन है? ये जगन चौहान रघुनाथ पांडे और सुरेश पांडे के किराने की दुकान में काम करता है। वो जगन ही था जिसने बबली और प्रेम की लव स्टोरी का भांडा फोड़ा था, और बबली की लाश की जानकारी सुरेश और रघु तक पहुंचाने का उस सारे नाटक का सूत्रधार भी यही जगन था। जगन की बीवी प्रिया को दवाई लेने भेजा गया। अब 2 और 2 का गणित है मैडम। पानी में मिला के दवाई पिलाई थी बबली को? नहीं साहब, हमें कुछ नहीं मालूम, हम बस दवा लेने गए थे दुकान पर। हासिरपुर सिर्फ ये दवाई लेने गई थी अकेले? हमारे पति जगन हमें वहाँ ले गए थे, वो बोले कि ये दवाई ले आ और हम ले आए। इसके आगे हमें कुछ नहीं मालूम। जगन ने तुम्हें बताया नहीं ये दवा क्या है, किसके लिए है? जी नहीं। वो एकदम सच बतिया रही है, और हम भी एकदम सच सच कह रहे हैं साहब। हमको भी नहीं मालूम था कि वो दवाई काहे के लिए मंगवाया गया है। बबली को मारने में हमारा कोनो हाथ नहीं है साहब। साहब हम तो बस अपने मालिक की वफादारी निभा रहे थे साहब, और कुछ नहीं साहब। बबली की सरकटी लाश को तुरंत पहचानना, ये भी तेरे मालिकों की साजिश का हिस्सा था, और दवाई लेने भी उन्होंने भेजा। सुनो जगन, ये जो दवाई लिखी है पर्ची में, इसे लाना है। जी भैया। और सुनो, यहाँ के किसी मेडिकल से मत लेना, तुम कल हासिरपुर चले जाना, वहाँ के मेडिकल स्टोर से लेना, और तुम कल छुट्टी ले लो। जी भैया। और एक बात जगन, तुम खुद दुकान पर मत जाना। खुद नहीं जाएंगे तो कैसे लाएंगे? अरे अपनी जोरू को आगे कर देना, तुम वहाँ के दुकान के इर्द गिर्द भी नजर नहीं आना। साहब हमको तो सुरेश भाई और रघुनाथ भाई जैसा बोले हम वैसा ही किए साहब। वो तो जब बबली का बच्चा गिरा तब हमको समझ में आया कि दवाई काहे के लिए था। बबली वापस सेवरिया गई नहीं थी? नहीं साहब। जगन ने सब कुछ उगल दिया है। आप दोनों के पतियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो पिटाई होगी दोनों की। बबली सिवरिया गई ही नहीं थी, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि बबली का अबॉर्शन कराया गया हो और आप दोनों को पता ना हो। क्या आप दोनों भी शामिल थी बबली का बच्चा गिराने में, उसका कत्ल करने में? हाँ शांति जी, बबली आपकी कोख से पैदा हुई बेटी थी। बेटी थी तो घर की इज्जत भी थी। भावरी हो गई थी हमारी बबली, सुन नहीं रही थी। इसलिए आप हमें यहाँ वापस लाए हैं। आपको क्या लगता है आप दोबारा से हमारी शादी करा देंगे जबरदस्ती? ऐसा कभी नहीं होगा पापा। बबली, एगो गलती हो गई तुमसे और हम माफ कर दिए। अब अपना जिंदगी बर्बाद मत करो बेटा। बबली बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम लोग ना तुम्हारे लिए एक अच्छा परिवार ढूंढेंगे, और एक अच्छे घर की लड़की की तरह तुम्हारी शादी बहुत अच्छे से करा देंगे। लेकिन ये प्रेम गुंडा को ना तुम भूल जाओ। और वैसे भी हो तो जेल में सड़ रहा है ना, पता नहीं कब तक सड़ेगा।
बहुत जल्दी छूटने वाले हैं प्रेम जमानत पर। जमानत पे छूटने के बाद किसी ना किसी का मर्डर करेगा और इस बार वो जेल जाएगा ना तो सजा तुमको भुगतना पड़ेगा। हम प्रेम से प्यार करते हैं, शादी हो चुकी है हमारी, हम दोबारा शादी नहीं करेंगे। और आप सबको बता दें, हमारे पेट में प्रेम का बच्चा पल रहा है, हमारा बच्चा। तुम दोनों को ना यहाँ कोई धोखे से गोली दी जाएगी और ना ही सर काटा जाएगा, लेकिन यकीन करो दर्द दबा होगा जब तबीयत से कुटाई होगी। काश ये कुटाई आप उस प्रेम यादव की तब करते जब वो हमारी बेटी को बहका रहा था, तो ना हमारी बबली फंसती और ना ही हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ती। हम लोग क्या करते साहब, जब हमारे घर की बच्ची बड़ी बेशर्मी से एक गुंडे के साथ भाग जाती है, 1 साल के बाद वो अपने पेट में लेकर आती है और आंख में आंख मिलाकर बात करती है। साहब, हमने जो कुछ भी किया सही किया। बड़े पापा, ये गोली आती है, हमने इंटरनेट पे ढूंढा है। थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन काम कर जाएगी। गांव के मेडिकल में शायद से ना मिले, शहर से मंगवानी पड़ेगी। अच्छा सुनो देवेन बेटा, एक और जरूरी काम करना है। क्या पापा? तुम अपनी बबली दीदी के पास जाओगे और बातचीत करते हुए बबली दीदी का ध्यान बटान लेना और उसका मोबाइल ले लेना, और वो मोबाइल हमको ला कर दो। समझ रहे हो ना? जी पापा। अच्छा, तो फोन को सेवरिया भेजा गया और वहां से बबली के फोन से कॉल्स भी किए गए, और बबली गुलालखेड़ा में थी, आप ही के घर पे। बबली को दोबारा उस गांव में भेजने का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता था साहब। वो प्रेम यादव और उसके परिवार का मनहूस साया बबली पर दोबारा ना पड़े, यही प्लानिंग थी हमारी। और कोनो रास्ता नहीं है शांति। इतनी बड़ी गलती का इलाज ये छोटी सी गोली है, इसे खाने में मिला कर दे दो, सारी गलती मिट जाएगी और हम सबकी रही से इज्जत भी बच जाएगी। दिया ना, आप सबने मिलके हमें धोखा दिया। ये सारी मीठी मीठी बातें सब नाटक था ना। मार डाला हमारे बच्चे को, मार डाला। बेटा मेरी बात सुन। छोड़ो, हाथ मत लगाना। अरे लेकिन वो मंदिर में हुई शादी कोई शादी नहीं थी। अरे थी, हम मानते हैं ना उस शादी को, लेकिन दुनिया नहीं मानती। तो भाड़ में जाए दुनिया। बबली बेटा, तुमको इसी दुनिया में रहना है बेटा, और हम सबको इस दुनिया को मुंह दिखाना पड़ता है, लेकिन उस बच्चे की वजह से सबका मुंह काला हो जाता, और फिर वो बच्चा क्या कहलाता? एक गुंडे का कहलाता। तो आप सब क्या हो चाचा? हाँ? क्या हो आप सब? दुनिया के सबसे बड़े गुंडे तो आप हो। हत्यारे हो, हत्यारे। हमारे बच्चे को मार डाला। बबली, मेरी बात सुनो बेटी। मत कहो मैं बेटी। अब जैसा धोखेबाज और छोटा आदमी हमने आज तक दुनिया में नहीं देखा है। प्रेम हमारे साथ ऐसा कभी नहीं करते। दुनिया में आप जैसा बाप और ऐसा घटिया परिवार किसी लड़की को ना मिले। आप लोग ये मत सोचना कि हम चुप रहेंगे। आप हमें प्रेम से अलग कर ही नहीं सकते। हम उसे सब बता देंगे, सब बता देंगे हम प्रेम को। बबली बेटा, छोड़ो हमें। बबली हद से ज्यादा हाथ से निकल गई है भैया। बबली को वापस लाने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। कभी भी हमारी मजबूरी नहीं समझेगी ये लड़की। अब करे तो क्या करे सुरेश, ये बबली की जो जिद है ना, वो हम सब की इज्जत ही खत्म कर देगी।
सीने पे पत्थर रखकर हमारी एगो बात सुनिए भैया। बबली को ना खत्म कर देते हैं। पूरे परिवार को मालूम था कि 14 सितंबर को बबली का कत्ल कर दिया तुम लोगों ने? नहीं, हमने सबके सोने का इंतजार किया। लेकिन जब बबली घर पे दिखी नहीं तो किसी ने कुछ पूछा नहीं? नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पहले से ही पता था कि बबली को मार दिया गया है। बबली तो हमारे लिए उदिन ही मर गई थी, जिस दिन वो इस घर की इज्जत की परवाह किए बिना उस गुंडे प्रेम के साथ भाग गई थी। तो फिर यहाँ वापस लाकर दोबारा उसे मार देने की क्या जरूरत आन पड़ी थी शांति जी? हम बबली को वापस सिर्फ इसलिए लाए थे ताकि उससे हुई गलती को सुधारा जा सके। वैसे गलती हमारी भी है साहब। हमने पूरी जिंदगी बबली की हर जिद पूरी की, लेकिन उस प्रेम यादव के लिए जो उसकी जिद थे ना, वो उसका पागलपन बन गई थी और उससे बाहर ही नहीं आना चाहती थी। अब पागलपन से बाहर आ गई? हम कौनों कीमत पर किसी सूरत में बबली को उस प्रेम यादव के साथ हमारा मुंह काला करते हुए और नहीं देख सकते थे। अब तुम्हारा मुंह दूध का धुला है। सब सही कर लिया, उछली इज्जत समेट ली। पता है तुम दोनों को अब तुम दोनों क्या हो? हमने जंगल के पास की नदी का कतरा कतरा छान मारा, पर बबली का कटा हुआ सर कहीं नहीं मिला। पर जिससे बबली का सर काटा गया था वो हथियार बरामद हुआ, और सभी घटनाओं की श्रृंखलाओं को जोड़कर हम ये सिद्ध कर पाए कि हमारे संदिग्ध ही आरोपी हैं। सबने अपनी अपनी मर्जी की ही की, लेकिन जो हुआ वो किसी की मर्जी नहीं, सिर्फ खुद गर्जी थी। चार्जशीट फाइल होने के बाद रघुनाथ पांडे और सुरेश पांडे की जमानत हो गई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बबली के पिता रघुनाथ पांडे पर अपनी बेटी बबली की हत्या का मुकदमा चलेगा। प्रेम यादव पर रघुनाथ के भाई सुरेश की हत्या और रघुनाथ की हत्या की कोशिश का मुकदमा चलेगा। घर की बेटी अगर किसी आपराधिक प्रवृत्ति के लड़के के साथ रिश्ता जोड़े तो कोई भी परिवार बौखला जाएगा, गुस्सा होगा, घर में तनाव होगा, दुनिया उथल पुथल होगी। लेकिन अगर उससे निपटने के लिए जुर्म का सहारा लिया जाए तो वो हर सूरत में गलत है, बर्बादी को न्योता है। कोई भी सुधार बदले की भावना से नहीं लाया जा सकता। प्रेम कहानियों में अक्सर प्रेमियों के परिवारों में उधम मच जाता है, पर बतौर उपाय किसी की जिंदगी में उधम मचाना कभी सही हल नहीं हो सकता। इन जज्बातों के तूफान में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब जरूरत होती है कि इंसान एक कदम पीछे जाए और ठंडे दिमाग से सोचे कि सही कदम क्या होना चाहिए। जैसे कि पुलिस कंप्लेन दर्ज करना सही कदम है, जैसे कि सामने वाले को अपनी गलतियों से सीखने का मौका देना भी सही कदम साबित हो सकता है। पर अगर सभी अपनी मर्जी के मालिक बनकर अपनी ही मनमानी और अपनी ही जिद को सबसे गीता, जल्दी, आरती शुरू हो गई है। हाँ हाँ बस आई। खुद की भलाई हो, इस इच्छा से दूसरों की बुराई चाहने का सबसे दुखद सत्य ये है कि अक्सर ये इच्छा पूरी भी होती है।
पर क्या दूसरों की बर्बादी हमें वाकई में खुशी दे सकती है? हमें एक नई शुरुआत दे सकती है? किराया मालती बहन। उनसे बात करने से भी क्या होगा कमल? बात ना करने से ही हालत हुई है अपनी फटीचरों वाली। अब जो है सो है कमल, कर कर आके क्या कर सकते हैं? हमारी किस्मत मजबूरी है मजबूरी, बिना बात की मजबूरी साली। किसी दूसरे के खात्मे का सपना देखने से खुद की जिंदगी संवरती है भला? और जब इंसान उस सपने को एक भयंकर हकीकत में बदल देता है तब क्या होता है? सर एक खबर आई है, बुरी खबर। बोलो जगह। सर उम्मीद की जा रही थी कि अजीत वर्मा के बारे में कोई खबर होगी, लेकिन टिप मिली है कि नक्सली हमला होने वाला है। सर ये हमला गेस्ट हाउस पे हो सकता है और टारगेट आप और विनोद दोनों हैं। जगन्नाथ हम पीछे तो नहीं हटने वाले। सर प्लीज सिर्फ अभी के लिए एक कदम पीछे हट जाइए, जब तक आपके पास टीम पहुंचेगी देर हो सकती है। सर वक्त सही नहीं इसलिए कह रहा हूँ, सिर्फ एक कदम पीछे हट जाइए, अभी के लिए वापस लौट जाइए। कोई अपने स्वार्थ को एक जायज इच्छा समझ बैठा था, किसी और की बर्बादी चाहने में अपना फायदा देख चुका था। और जो बर्बादी चाही थी वो अचानक से आई जरूर, वह भी एक ऐसे भयंकर रूप में जो कल्पना के परे थी। इस कहर का असर बुरा सोचने वाले पर क्या होने वाला था ये खुद उसे पता नहीं था। जो नहीं हुआ उसका भी अंदाजा नहीं था, और जो होने वाला था वह भी अंधेरे में था। मोहित बेटा, तेरे जयकिशन दादा और गीता दादी कहीं बाहर गए हुए क्या? पता नहीं पंडित जी, पापा ने तो कुछ बताया नहीं, लेकिन हुआ क्या? 2 दिन से आरती में आए नहीं ना वो दोनों। मैं और पापा तो कुछ काम में बिजी थे इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन दादाजी और दादी जी को तो आना चाहिए था। सालों हो गए, एक दिन भी चूके नहीं थे। मैं एक काम करता हूँ, उनके घर पे जाकर पता करके आता हूँ। रुको मोहित, मैं भी साथ में चलता हूँ। मोहित जरा अपने पिताजी से पूछो कहीं बाहर वार तो नहीं गए जयकिशन जी गीता जी के साथ। नहीं मोहित, चाचा जी ने मुझसे तो कुछ कहा नहीं कहीं बाहर जाने के बारे में। और वैसे भी वो अपने आप कहाँ जाएंगे, इतने सालों से शहर के बाहर तो निकले नहीं कभी। हाँ पापा, पर मैं पंडित जी के साथ दादाजी के घर के बाहर हूँ और दरवाजे पे तो ताला लगा है। जयकिशन जी को आखिरी बार मैंने परसों 15 तारीख को देखा था जब वो टहलने जा रहे थे। ऐसे कैसे बिना बताए कहीं चले गए? ऐसा कैसे हो सकता है? चाचा जी मुझे बिना बताए कहीं जाते ही नहीं। आनंद जी, घर के अंदर से बदबू आ रही है। हाँ पापा, बहुत गंदी स्मेल आ रही है। सर घर में जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं मिले। बाहर जो ताला लगा था वो घर का ही है। हर रोज आरती पर जाने से पहले यही ताला लगा कर जाते थे दोनों। ये ताला कातिल नहीं लगाया होगा। और सर लूट वूट के भी कोई निशान दिख तो नहीं रहे।
वैसे सर देखने से कोई अमीर दंपति नहीं लग रहे हैं। बेडरूम में सिर्फ एक अलमारी है। सारे का चेक करिए उसे। सर, अलमारी में एक लॉकर है, लगता नहीं उसे खोला गया है, पर उसकी चाबियां भी नहीं मिल रही हैं। मोबाइल फोन्स? सर, दोनों के मोबाइल फोन्स अभी तक नहीं मिले। मैंने ट्राई किया तो चाचा जी और चाची जी दोनों के फोन बंद आ रहे थे। कोई बच्चे नहीं इनके? एक बेटी है, नुपुर हुड्डा। वो इनके साथ नहीं रहती? वो मजनू खेड़ा में रहती है अपने पति कमल और बच्चों के साथ। आपने इतला दी उन्हें? इतना हड़बड़ा गया था कि भूल ही गया। वैसे लॉकर की चाबी भी मिली नहीं हमें। वो तो हमेशा चाचा जी और चाची जी के पास ही रहती थी, बड़े जतन के साथ संभाल के रखते थे दोनों। नहीं आनंद भैया, ये नहीं हो सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं नुपुर, मेरे सामने चाचा जी और चाची जी की लाशों को हॉस्पिटल ले जाया गया है। इतना बड़ा लॉकर मिडिल क्लास घर में, ऐसा क्या रखा होगा इस लॉकर में? सर फॉरेंसिक से पूरा घर स्कैन करवाते हैं, उन्हीं से लॉकर खुलवाते हैं। सर, किचन में चकले पे एक पराठा बेल के रखा गया है, बगल में प्लेट में एक पराठा बना हुआ रखा है, हॉल में एक जूठी प्लेट रखी गई है जिसमें शायद पराठा खाया गया है, उसके बगल में एक जूठी कप भी है जिसमें शायद चाय पी गई है, और सर गीता जी के हाथ में आटा लगा हुआ था, और गेट पे जबरदस्ती घुसने के कोई निशान भी नहीं है। सर, ये जिसने भी किया है वो जरूर कोई जान पहचान का है। कातिल जान पहचान का है या कोई अनजान, लेकिन जो भी है अभी तक लॉकर की चाबी नहीं मिली है। तो क्या कातिल ने लॉकर खोलकर इस लॉकर से कुछ निकाला होगा? दोनों की मौत गला दबाने से हुई है। मौत 2 दिन पहले हुई होगी, यानी 15 सितंबर को दोपहर के वक्त। डॉक्टर, क्या आपको बॉडीज पर कोई उंगली के निशान मिले? वैसे क्राइम सीन से फॉरेंसिक टीम ने फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किए हैं। बॉडी पर उंगलियों के निशान के लिए हमें अलग से चेक करना होगा। हाँ, मेल विक्टिम जय किशन दहिया का गला हाथों से दबाया गया था, लेकिन गीता दहिया के केस में ऐसा लगता है कि गला घोटने के लिए किसी कपड़े का इस्तेमाल किया गया था। जय किशन दहिया के भतीजे आनंद का कहना है कि इनकी उम्र 62 से 63 के बीच में है और इनकी पत्नी गीता की उम्र 48 साल के करीब। देर से शादी की होगी शायद। डॉक्टर, जय किशन की बेटी है नुपुर हुड्डा, 38 साल की, तो शायद पहली शादी से होगी और ये विक्टिम की दूसरी शादी रही होगी। कातिल के साथ संघर्ष के कोई निशान? बिल्कुल नहीं। कातिल एक तो जान पहचान का रहा होगा और इन दोनों के मुकाबले मजबूत भी रहा होगा। इन दोनों को तो भनक भी नहीं लगी होगी कि मौत इनके करीब है। सर, अगर कोई ये कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नुपुर है। क्या कृष्ण जी की सगी बेटी? पर गीता चाची की सौतेली। तो क्या कत्ल करने जितनी अनबन थी सर, बिल्कुल थी। मैंने बाकी पड़ोसियों से भी बात की थी, लेकिन किसी ने भी 15 सितंबर दोपहर को जय किशन जी के घर जाते या वहां से आते हुए किसी को नहीं देखा। पर नंदलाल जी, कोई तो घर के अंदर गया और घर से निकला भी, वो भी ताला लगाकर। किसी का ध्यान नहीं गया होगा। वैसे भी किसी को पहले से थोड़ी मालूम नहीं होगा कि कोई आके इतना बड़ा हत्याकांड करके जाएगा। ये बेटी नुपुर और भतीजा आनंद, इन लोगों का घर पे ज्यादा आना जाना नहीं होता था, उनके ध्यान में क्यों नहीं आई ये बात? आनंद का तो लगभग रोज ही आना जाना होता था, लेकिन अजीब बात यह है कि उन्हीं 2 दिन जिस दिन कांड हुआ था वो नहीं आया, और नुपुर के बारे में तो हमें कुछ ज्यादा पता नहीं। अच्छा, इन्होंने अपने घर में काम करने के लिए किसी को तो रखा होगा, कोई तो आता जाता होगा। मैडम, आप जय किशन जी को नहीं जानती, मतलब अपने घर का सारा काम वो खुद ही करते थे। और उनकी पत्नी गीता, वो तो किसी काम में कम नहीं थी, अपने घर का सारा काम खुद करती थी। गोविंद। हाँ बोलिए सर। आप 20 रुपए वाला चावल, दाल, ठीक है, और 15 रुपए का तेल दे दे।
तो क्या बताया आनंद? क्यों मरवाया नूपुर ने अपने पिता और सौतेली माँ को? प्रॉपर्टी के लिए सर, अपने पिता की प्रॉपर्टी जो मेरे जयकिशन चाचा नूपुर के नाम कभी नहीं करते। प्रॉपर्टी? उस पुराने घर के लिए नूपुर ने 2 मर्डर करवाए? नहीं सर, वो घर नहीं। आनंद ने बताया कि जयकिशन जी की और भी कई प्रॉपर्टीज हैं। ये आनंद खुद उन सभी जगहों से किराए इकट्ठे करता था और जयकिशन जी को देता था। एक तरीके से जयकिशन जी का खजांची है ही आनंद। ये आनंद जयकिशन जी का भतीजा है ना? जी हाँ सर, बड़े भाई का बेटा जिनकी डेथ हो चुकी है। और ये गीता जी नूपुर की सौतेली माँ थी। सौतेली माँ भी तो माँ ही होती है ना सर। आपके पति आपके साथ नहीं आए? कमल हुड्डा? मेरे पति टेम्पो चलाते हैं, चंडीगढ़ गए डिलीवरी पर। क्या बोल रहे नूपुर? कब हुआ ये? अभी अभी आनंद भैया का फोन आया था। कब हुआ कैसे हुआ उन्हें भी ठीक से नहीं पता। अच्छा तू एक काम कर, जल्दी से जल्दी पहुंच वहाँ पे। हाँ मेरे पति कल सुबह तक यहाँ पहुँच जाएंगे सर। आप लोगों को पता चला ये सब किसने किया? कुछ चीज़ें पता चली, जैसे कि कातिल जो भी होगा पहचान का ही रहा होगा। शायद बेल बजाकर घर में दाखिल हुआ होगा और उसके लिए दरवाज़ा खोला गया, फिर चाय बनी, पराठे बने जो आपकी सौतेली माँ गीता दहिया ने अपने हाथों से बनाई। कातिल ने चाय पी, पराठे खाए और फिर आपके पिताजी जयकिशन और आपकी सौतेली माँ गीता दोनों का गला दबाकर दोनों को मार डाला और फिर उन दोनों के फ़ोन लेकर बाहर के दरवाजे पर ताला लगाकर चुपचाप वहाँ से चला गया। आपके घर में एक लॉकर है, आपको तो पता ही होगा। उस लॉकर की चाबी हमें नहीं मिली, हम उस लॉकर को खुलवा रहे हैं। पर इतना तो तय है, ये दोनों कत्ल सिर्फ 2 मोबाइल फ़ोन के लिए नहीं हुए। कातिल जो भी था आपके माँ बाप की पहचान करा होगा। पहचान का? पर कौन? नूपुर जी, हमने सुना है कि आपके पिताजी की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। हाँ तो कितनी होंगी? मुझे नहीं पता सर, आप आनंद भैया से पूछ लीजिए। पापा का सारा कामकाज वही संभालते हैं। उनसे भी पूछ लेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है आपके पापा की प्रॉपर्टीज के लिए आपके पिता जयकिशन और आपकी सौतेली माँ गीता को कौन मार सकता है? ये बार बार आप सौतेली माँ क्यों कह रहे हैं? कहीं आपका इशारा मेरी तरफ तो नहीं कि मैंने उनका कत्ल करवाया? नूपुर जी, हमने ऐसे कई केसेस देखे हैं जहाँ छोटी छोटी रकम के लिए लोगों ने अपने सगे माँ बाप का कत्ल किया। पर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मेरे लिए कोई भी प्रॉपर्टी माँ बाप से कीमती नहीं हो सकती। $2 करोड़? पक्का? 2 बार गिने गए हैं सर, हमने वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है। एग्जैक्ट अमाउंट है 2,45,00,000। और लॉकर तोड़ने की कोशिश नहीं की गई? जी नहीं सर, कोई निशान नहीं मिले हैं। अगर लॉकर खोला गया होगा तो पक्का चाबी का इस्तेमाल किया गया होगा। अगर लॉकर खोला गया तो लॉकर में इतनी ज्यादा रकम थी, कातिल अपने साथ क्यों नहीं लेकर गया? सर, जयकिशन दहिया और गीता दहिया दोनों के सेलफोन्स पालमगंज टावर की रेंज में स्विच ऑफ हुए और लास्ट लोकेशन भी घर के आसपास का ही शो हो रहा है। और इस दौरान कोई फोन कॉल? सर, कॉल रिकॉर्ड से 15 सितंबर की दोपहर को किसी के भी आने का कोई क्लू तो नहीं मिल रहा है। जान पहचान के लोगों को घर आने से पहले फोन करने की जरूरत नहीं होती, खासकर करीबी लोगों को। वैसे सर, कत्ल के वक्त नूपुर हुड्डा और कमल हुड्डा इन दोनों का फोन लोकेशन मजनू खेड़ा सेलफोन टावर के रेंज में था, जहाँ पे उन दोनों का घर है। और किराए के हत्यारे घर में बेल बजाकर दाखिल नहीं होते, और ना ही उन हत्यारों को कोई पराठे बनाकर खिलाता है और ना ही चाय बनाकर पिलाता। पर जो जान पहचान वाला आया उसे लॉकर और चाबी दोनों के बारे में मालूम रहा होगा सर, लेकिन उसने लॉकर में रखी हुई 2 करोड़ से ऊपर की रकम वो छुआ तक नहीं। ये दोनों मर्डर ना तो किसी सुपारी किलर ने किए हैं और ना ही किसी पेशेवर लुटेरे ने। ये दोनों कत्ल शायद सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए हुए। जी, मेरे खाते के हिसाब से कुल मिलाकर 2,12,45,000 होने चाहिए, मतलब 12 लाख रुपए कम है। इतना सारा कैश?
कहाँ से आया? ये सारे पैसे किराए से आते हैं। कितनी प्रॉपर्टीज हैं? काफ़ी सारी बिल्डिंगे हैं, दुकानें हैं। चाचा जी टाइम टू टाइम खरीदते रहते थे। सारी प्रॉपर्टीज यही हैं? जी हाँ, यही फरीदाबाद में। जय किशन चाचा जी की कुल मिला के 3 बिल्डिंगें हैं। हर बिल्डिंग में तकरीबन 100 के करीब फ्लैट्स हैं। फिर सारे फरीदाबाद में अलग अलग जगह दुकानें भी हैं, सभी किराए पर चढ़ा रखी हैं। कुल मिलाकर हर महीने का किराया आता है लगभग 18 लाख रुपए। 18 लाख किराया हर महीने और सारा कैश? जी हाँ, मेरे पास एक एक पैसे का हिसाब है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। आनंद जी, अब सवाल यह है कि अगर कोई पैसे लूटने के इरादे से आया था तो वो ईमानदारी से 12 लाख रुपए लेकर क्यों जाएगा, जबकि सामने लॉकर में 2 करोड़ से ज्यादा की रकम पड़ी थी? यही तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ सर, ये सब कुछ नुपुर ने किया है और आप नुपुर को पकड़ने की बजाय उसे ही शिकायतकर्ता बना बैठे। उसके साथ नरमी से पेश आ रहे हैं आप लोग। और आप नुपुर का नाम इतने दावे के साथ कैसे ले रहे हैं? क्योंकि सर जय किशन चाचा जी उसे अपने दिल और अपनी जायदाद दोनों से बाहर निकाल चुके थे। और ये बात आप कैसे जानते हैं? क्योंकि पहली बात, मैं उनका भतीजा हूँ और दूसरी बात, मेरे अलावा उनकी देखभाल करने वाला और कोई नहीं है। आनंद जी, आप हमें ये बताइए, जय किशन जी ने नूपुर को अपने से दूर क्यों किया? क्योंकि नूपुर का दिमाग टेढ़ा नहीं है, बेरहम भी है। अपने सौतेले भाई को उसने मार डाला था। मतलब अपने पिता जय किशन और सौतेली माँ गीता के? जी हाँ, बेटा सुभाष। अगर आज वो जिंदा होता तो सारी प्रॉपर्टी, पैसा वैसा सबका वारिस वही होता। सुभाष मेरे बेटे मोहित से सिर्फ 1 साल बड़ा था। तो आपका ये कहना है कि नुपुर ने सुभाष का कत्ल करा दिया? फिर तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई होगी। आज तक कौन सी पुलिस जादू टोना साबित कर पाई है मैडम, लेकिन होता तो है ना। नुपुर ने ही सुभाष को नशीली दवाओं का आदी बनाया। नुपुर ने ही सुभाष को मौत की तरफ धकेला, लेकिन दिखा ऐसा कि नशीली दवाओं की लत की वजह से जान चली गई सुभाष की। मतलब आपके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि सुभाष का कत्ल हुआ? ये सिर्फ आपकी सोच है कि नूपुर ने उसे मार दिया? यही सच है सर। सुभाष को हटाने के बाद भी जब नुपुर को लगा कि उसका सगा बाप उसे एक दमड़ी नहीं देगा, तब उसने अपने बाप और सौतेली माँ दोनों का सफाया करवा दिया। दरअसल साहब, ये गीता नुपुर से बहुत डरती थी। जादू टोने वाली बात तो आपने सुनी ही होगी। अरे ये सब कई सुनी बातें, पर साहब ये मानना मुश्किल लगता था कि नुपुर ने अपने भाई सुभाष को मार डाला। अंतिम संस्कार के वक्त हमारे आदमी नजर रखे हुए थे, लेकिन गीता जी की फैमिली में से कोई भी शरीक होता हुआ नहीं दिखा। कहाँ से थे वो? पता नहीं, लेकिन हमने कभी उनके रिश्तेदारों को ना कभी देखा, ना कभी उनके बारे में सुना। पर आपने ये तो सुना होगा ना, महिमा भाभी यानी कि नुपुर की माँ जय किशन भाई साहब की पहली पत्नी, वो जब जिंदा थी तभी जय किशन भाई साहब ने गीता से शादी की थी। अरे वो पुरानी बात है, 19-20 साल पहले की बात है। ये जय किशन जी के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी आई कहाँ से? और उसकी तुलना में वो यहाँ खुद इतनी खस्ता हालत में रहते थे। तो तकदीर की बात है। जय किशन जी इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे और दिहाड़ी मजदूर थे। क्या? उनके पिताजी की जमीन थी पर सारी बंजर। पर गीता के आने के बाद समझो हरी भरी हो गई थी। जी यहाँ जब फरीदाबाद के इस इलाके में डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ, तब चाचा जी की यहाँ पर काफ़ी ज़मीनें थी। ज़मीनें एकदम से सोने के भाव की हो गई। कुछ तो उन्होंने बेच दी, कुछ पर बिल्डिंगें बनवाई। किस्मत ही पलट गई उनकी। आपके चाचा जयकिशन जी ने पहली पत्नी महिमा जी के होते हुए दूसरी शादी की गीता जी से। माजरा क्या था? और दूसरी शादी की वजह से परिवार में किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं हुई? सर उस वक्त मैं बहुत छोटा था, इतना करीब भी नहीं था चाचा जी के, इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं। लेकिन नुपुर के बर्ताव से तो यही जाहिर है कि ज़बरदस्त रंजिश रही होगी। इसीलिए तो उसने पहले सुभाष को मार दिया और अब चाचा चाची को। साहब ये नुपुर हुडा का पति टेम्पो ड्राइवर कमल रोज पी पाकर घर में हल्ला मचाता है। झगड़ा एक ही बात को लेकर कि बाप इतना रईस था और बेटी नुपुर को 1 पैसा नहीं दिया। मारपीट? सर ऐसा तो कुछ पड़ोसी ने नहीं बोला, लेकिन एक बात है कि ये नुपुर भी गुस्से में बहुत भला बुरा सुनाती थी। कभी अपने पति कमल को कोसती तो कभी अपने माँ बाप को कोसती। तो इस कमल का पूरा चिट्ठा निकाल। इस कमल पे मुझे तगड़ा डाउट जा रहा है। दरवाजा किसी जान पहचान वाले के लिए खोला गया, फिर ये कमल तो साला दामाद ठहरा। ऊपर से अक्सर परिवार वाले फोन करके घर नहीं आते। ये भी साला ऐसी धमक गया होगा बिना फोन किए 15 सितंबर की दोपहर को। सुभाष की मौत ज्यादा ड्रग लेने की वजह से हुई थी सर। डॉक्टर के सर्टिफिकेट में भी यही लिखा हुआ है। दरअसल सर हम सब उससे कुछ ज्यादा ही लाड करते थे।
आप ये कह सकते हैं कि हद से ज्यादा। इसलिए बिगड़ गया था, पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर बुरी संगत में पड़ गया था। सुभाष, सुभाष उठ बेटा। ऐसी कोई रात नहीं है जब ये नशे की हालत में नहीं लौटा हो। कब घर आया कब सोया कुछ पता ही नहीं चला, एक रोटी तक नहीं खाई बेचारे ने। हम सब ने उसके नशे की लत छुड़वाने की बहुत कोशिश की सर। मैं तो उसे नशा मुक्ति केंद्र भी ले गई थी। हम भर्ती कराते वो भाग आता। आपके पापा जयकिशन दहिया ने आपकी माँ महिमा दहिया के जीते जी दूसरी शादी की गीता दहिया जी से। सर मेरी माँ लंबे अरसे से बीमार रहा करती थी और पापा की दूसरी शादी के बाद वो चल बसी। और जय किशन जी की दूसरी शादी से काफी तकलीफ हुई होगी आपकी माँ को, और आपको भी। नेचुरल है, तकलीफ तो हुई होगी। मैम आप मुझ पर फिर से उंगली उठाने की कोशिश कर रही हैं। आपके पापा जयकिशन दहिया आपको अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं देना चाहते थे, सच है? और आपके पापा अपने बेटे सुभाष की मौत का कारण आपको मानते हैं, और आपकी सौतेली माँ गीता जी भी। जब मैं 12 साल की थी उस समय माँ काफी बीमार रहा करती थी और पापा को वारिस चाहिए था, एक बेटा जो सभी को चाहिए होता है। मेरे पति को भी चाहिए, भले ही हमारे हालात इतने खस्ता है। पापा को बेटा चाहिए था वारिस, और मेरी माँ दोबारा माँ नहीं बन सकती थी। तो आपके पापा जय किशन जी को वारिस देने की चाहत पूरी करने के लिए आपकी माँ ने उन्हें दूसरी शादी के लिए हाँ कर दिया। जी, माँ ने खुद पापा से कहा था कि वो दूसरी शादी कर ले। और लड़की भी आपकी माँ ही ढूंढ के लाई थी? मेरे पापा के बड़े भाई सुरेंद्र दहिया, यानी कि आनंद भैया के पापा, वो लेकर आए थे गीता जी को, मेरी सौतेली माँ। भैया मुझे महिमा से बात करनी होगी, पता चला उसे ये ठीक ना लगे। पहले ही तुम बात कर लो जय किशन। गीता साफ साफ बोली है कि अगर शादी होगी तो ही वो रुकेगी, वरना नहीं। ठीक है, मैं महिमा से अभी बात कर लेता हूँ। महिमा को इस बात में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। वैसे भी वो तुम्हें बेटा नहीं दे सकती। मेरी माँ ने ही रजामंदी दी थी। मैं भी अपने पापा की शादी में मौजूद थी, अपनी माँ के साथ। यहाँ पास के मंदिर में ही शादी हुई थी सर। लोगों ने आपको बहुत कुछ कहा होगा सर कि शादी के बाद ऐसा हुआ वैसा हुआ, पर सच तो ये है कि मैंने और मेरी माँ ने दोनों ने गीता जी को अपनाया था। और जब सुभाष हुआ, सुभाष को भी सगा सौतेला जो भी कहे आप, दिल से अपनाया था सर। पर गीता जी आपको अपने बेटे सुभाष का कातिल समझती थी, ये सच है या अफवाह? बदनसीबी से इस अफवाह को गीता जी सच मान बैठे थे सर। क्यों? क्योंकि सुभाष के आने के बाद पापा के जैसे बंजर जमीन पे सोना उग गया हो, लेकिन उसकी मौत के बाद उनकी सारी जायदाद की मैं इकलौती वारिस बची। और गीता जी ने ये मान लिया कि उनके बेटे सुभाष को आपने मरवाया उनकी जायदाद के लिए। आप तहकीकात कर सकती हैं मैडम। डॉक्टर के सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि सुभाष की मौत ज्यादा ड्रग लेने की वजह से हुई थी, लेकिन शक का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता ना सर। अब आप लोगों को ही देख लीजिए, आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। पर यह तो सच है ना कि सुभाष की मौत आपके घर में ही हुई थी, और उस दिन हुई जिस दिन आपकी बेटी निधि का 9वां जन्मदिन था। भाभी लो, सुभाष कहाँ गया? सुभाष भैया अभी यहीं पर ही तो थे। वही तो सुभाष। अरे फिर से वही तलब तो नहीं लग गई? कमल यार कुछ भी बोलते हो तुम। सुभाष, ए सुभाष, 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 सुभाष बेटा, सुभाष, ए सुभाष, सुभाष बेटा, ए सुभाष, सुभाष बेटा, सुभाष। सुभाष ड्रग का आदी हो चुका था सर। उस दिन भी वो सबसे छुपकर नशा करने गया था। उसकी मौत का मुझे आज भी बहुत दुख है सर। जब मेरी कमल से शादी हुई थी तो सुभाष केवल 6 साल का था।
मैंने उसे बच्चे जैसा प्यार किया। और आपकी माँ, असली माँ? वो भी सुभाष को बहुत लाड करते थे मैडम। और तब तो मेरे पापा इतने अमीर भी नहीं थे। आपको क्या लगता है मैडम, तब से मैं जादू टोना कर रही थी सुभाष पर, या तब से उसे नशे की आदत डाल रही थी? पर आपके पापा भी तो यही मानते थे कि सुभाष को आपने मरवाया। उनको मेरे खिलाफ भड़काया गया था सर। हाँ, मेरी अक्सर पापा से कहा सुनी हो जाती थी। क्योंकि उन्होंने अपनी दौलत, अपनी जायदाद से आपको कुछ नहीं दिया। सिर्फ इसलिए नहीं सर, बल्कि इसलिए कि उस दौलत का इस्तेमाल उन्होंने खुद के लिए भी नहीं किया। इतना सब कुछ होने के बावजूद फटीचरों जैसे हालत में रहते थे और हम सबको रखा था। देख नुपुर, जो भी है मेरा है। मैं किसे क्या दूं क्या ना दूं, इसमें मैं किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है पापा, कम से कम खुद को तो दे दीजिए वो सुख सुविधा जो हर करोड़पति इंसान खुद को देता, अपने घर वालों को देता है। इसलिए तूने मेरे बेटे को मार डाला इन पैसों के लालच में? मैंने कुछ नहीं किया माँ। चुप कर, खबरदार जो मुझे माँ कहो तो। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, तुम दोनों को एक दमड़ी नहीं मिलेगी। तुम दोनों मेरी दौलत पर बुरी नजर अब मत डालो। आपकी दौलत पर पहले से बुरी नजर लगी है पापा, तभी तो वहां तिजोरी में पड़ी पड़ी सड़ रही है और मैं वहां उस नरक में सड़ रही। आपके मन में एक बार भी ख्याल नहीं आता कि आप अपनी इतनी सारी दौलत से अपनी इकलौती बेटी, उसकी बच्ची, अपनी नवासी का भविष्य सुधार सकते? लालच से किसी का भविष्य नहीं बनता है, कभी नहीं। और तू लालची नहीं, खूनी भी है। जाकर बोल दे उस कमल को कि तुझे यहाँ ना भेजा करे, मेरा भेजा खाने। कुछ नहीं मिलेगा तुम दोनों को। सर, मेरी सौतेली माँ और मेरे पापा मुझे सुभाष की मौत का जिम्मेदार मानते थे। ये भी सच है कि वो मुझे अपनी जायदाद से कुछ भी नहीं देना चाहते थे। लेकिन अब तो सब कुछ मुझे ही मिलेगा ना सर। पर फिर भी मैं यही कहूंगी कि मैंने उन्हें नहीं मरवाया, ना ही सुभाष को। बचपन में मैंने बहुत गरीबी देखी सर, और आज तो उससे भी ज्यादा गरीब हूँ। शायद मेरी यही गरीबी आप लोगों के मन में मेरे लिए शक पैदा कर रही है। लॉकर से 12 लाख रुपए गायब हुए। पर आप तो कह रहे थे कि करोड़ों थे लॉकर में। तो शायद 12 लाख सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए चुराए गए हों। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप लोगों को गुमराह कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। कौन? बोलिए नुपुर जी। सर, मेरी सौतेली माँ को मेरे ताऊ यानी कि आनंद भैया के पापा लेकर आए थे दंतेवाड़ा के गरीब इलाके गोंजलगढ़ से। हमें उनके अतीत के बारे में रत्ती भर भी जानकारी नहीं, लेकिन ताऊ जी को और फिर आनंद भैया को पापा के एक एक प्रॉपर्टी की खबर थी। अब आप सोचिए कि जो इल्जाम मुझ पे लगाया जा रहा है कि मैंने सुभाष का कत्ल करवाया या मैंने उसे नशे की आदत डाली, इल्जाम आनंद भैया पर भी तो लगाया जा सकता है ना। उनका तो रोज का आना जाना था हमारे घर में। तिजोरी की चाबी भी उनके पास होती थी। पापा ने कहा कितने पैसे रखे सब कुछ मालूम था उन्हें। लेकिन नहीं, आप लोग केवल मुझ पर और मेरे पति पर शक कर रहे हैं। मेरे पापा शायद दिल ही दिल में जानते थे कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। शायद इसीलिए उन्होंने मुझसे कभी इतनी नफरत नहीं की कि अपनी सारी जायदाद आनंद भैया या उनके बेटे मोहित के नाम कर दी। लेकिन आनंद भैया, उनकी पूरी जिंदगी इसी कोशिश में निकल गई कि मेरी भरपूर बदनामी हो और वो समाज के सामने संत नजर आए। सर, अगर किसी ने पहले से प्लानिंग की है ना तो वह आनंद भैया, और उससे पहले ताऊ जी, गीता जी को हमारे घर में लाकर मेरी सौतेली माँ। जा मोहित, ये जमा करा दे। जी पापा। चाय। बोला ना नहीं, तिजोरी में पुलिस वालों को कोई वसीयत नहीं मिली। तुझे क्या लगता है तेरे बाप ने कोई वसीयत बनाई नहीं? ना बनाई तो हमारे लिए सबसे अच्छा ना। हो सकता है आनंद भैया के पास हो, वैसे भी बहुत चालाक इंसान है। एन मौके पर सबके सामने लाकर रख सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। जहाँ तक नूपुर हुडा की बात है साहब, अभी तक एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला जिसके सामने नूपुर ने कभी अपनी जुबान पे जादू टोने की बात लाई हो। नूपुर का पति कमल, उसकी क्या रिपोर्ट है? दारू तो मजबूत पीता है साहब, और दोनों पति पत्नी कुत्ते बिल्ली जैसा झगड़ा करते हैं कि ससुर करोड़पति था और दामाद रोडपति टेम्पो ड्राइवर। और ये जयकिशन का भतीजा आनंद, उसका बेटा मोहित? साहब, अभी तक कुछ खुलकर तो सामने नहीं आया, लेकिन एक बात तो कोई अंधा भी बोलेगा, ये दोनों परिवार आनंद भैया का और नूपुर हुडा का एक ही बात की आस लगा बैठे थे कि कब ये जयकिशन मर जाए और कब इसके सोने के खान पर ये कब्जा कर सके। मैडम 19 साल पहले यहाँ दंतेवाड़ा से ले जाई गई थी।
तो कुछ तो और डिटेल चाहिए। गीता का पूरा नाम क्या था, बाप का नाम, माँ का नाम क्या था? देख सुमित, अभी तक तो हमें ये भी नहीं मालूम कि गीता जी का असली नाम गीता ही था कि कुछ और। जो ये जानते थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, तुझे गीता जी की अभी की फोटो भेजती हूँ। अभी की फोटो ठीक रहेगी मैडम। लगता है नुपुर ने आप लोगों पर भी जादू टोने की छड़ी घुमा दी, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया। हमें पता चला है कि तुम जयकिशन जी की प्रॉपर्टी पर बराबर नजर रखे हुए थे। सर, नजर रखने और बुरी नजर रखने में जमीन आसमान का फर्क होता है। नजर तो मैंने ही रखी थी। इतने सालों से ईमानदारी से, वफादारी से चाचा जी के सारे काम करता था मैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके जाने के बाद वो सब कुछ मेरे नाम छोड़ जाते। सारे की सारी प्रॉपर्टी? साफ साफ चाचा जी ने खुद ये मुझसे बात कही थी। गीता चाची के सामने ही कहा था। मैंने बड़ी ईमानदारी से सगे माँ बाप की तरह सेवा की है उनकी। और फिर किराया इकट्ठा करने का काम उन्होंने ऐसे नहीं सौंप दिया था मुझे। एक एक पैसे का हिसाब दिया करता था मैं उनको। आप चाहो तो आप रजिस्टर देख सकते हो। और तिजोरी में 12 लाख रुपए कम थे, ये बात भी तो मैंने ही आपको बताई ना। जयकिशन जी ने कोई वसीयत बनाई थी? जहां तक मुझे पता है नहीं बनाई थी, लेकिन उन्होंने मुझसे बात जरूर की थी बनाने के बारे में। यही कि वो सब कुछ मेरे और मेरे बेटे मोहित के नाम कर देंगे। और उनके जाने के बाद अब ये सारी प्रॉपर्टी नुपुर के नाम ही होगी? हाँ, तो नुपुर के नाम 2-2 खून भी तो हैं, उनका क्या? चाचा जी सब कुछ मेरे नाम करने ही वाले थे, उससे पहले नुपुर ने चाल चल दी। लेकिन हमें अभी तक नुपुर के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला। तो इसीलिए उसके इशारे पर आप मुझ पर साजिश का इल्जाम लगा रहे हैं। हमारे पिताजी सुरेंद्र दैया, जयकिशन दैया जी के बड़े भाई, गीता जी को वही लाए थे 19 साल पहले। तो इसी हिसाब से तो हो सकता है साजिश 19 साल पहले हो गई। छोड़िए सर, मेरे पापा तो बेचारे अफसोस करते करते गुजर गए। किस बात का अफसोस? यही कि उन्होंने अपने हिस्से की बंजर जमीन कौड़ियों के दाम बेच दी और कुछ साल बाद चाचा जी को उसी बंजर जमीन के करोड़ों मिले। वो एकदम से रईस हो गए। मेरे पापा ने भी कुछ सालों तक इंतजार किया होता तो जरा सोचिए आज मैं कहाँ होता। वैसे तुम्हारे पिताजी सुरेंद्र कहाँ से लाए थे गीता जी को? रायपुर काफी आना जाना रहता था उनका, वहीं से लेकर आए थे गीता चाची को। लेकिन सर, आप लोग बेकार में अंधी गली में दौड़ लगा रहे हैं। कातिल आप लोगों के सामने है, नुपुर, और वो मेरा नाम देकर आप लोगों को गुमराह कर रही है। सर, फिंगरप्रिंट्स मिले तो हैं सभी जगह से, तिजोरी से भी। अब हम उन्हें छांटना शुरू करेंगे। रजत, क्राइम सीन की स्टडी से ऐसा लग तो नहीं रहा कि कातिल एक से ज्यादा थे? सर, एक बार उंगलियों के निशान मैच किए जाएं तभी हम पक्के से कुछ कह सकेंगे। इस कत्ल का मकसद और सस्पेक्ट दोनों हमारे सामने। हमें इतना भी पता है कि कातिल जो भी है वो इस जोड़े का करीबी है। उन दोनों के गले इतने जोर से दबाए गए, इसलिए पूरे चांसेस हैं कि कातिल मेल है। डॉक्टर अश्विन ने हमें लाशों के ऊपर के फिंगरप्रिंट्स भेजे हैं। अब हम उन्हें हमारे कलेक्ट किए फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच करके देखेंगे। फिलहाल हमारे सामने 3 मेल सस्पेक्ट हैं। आनंद दैया का बेटा मोहित दैया और जयकिशन की बेटी नुपुर का हस्बैंड कमल हुडा। लेकिन फिलहाल हमारे पास इन तीनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं। रजत, इस केस में फिंगरप्रिंट्स हमारे लिए एक बहुत अहम सुराग साबित हो सकते हैं। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको सारे सही एनालिसिस दूंगा। जयकिशन का फोन स्विच ऑन हुआ है, दूसरा सिम लगा के फोन यूज किया जा रहा है। फोन की लोकेशन यही फरीदाबाद की है। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे तुम कौन बोल रहे हो भाई? आलमगंज पुलिस थाने से सब इंस्पेक्टर विनोद अग्रवाल बोल रहा हूँ। जी, मेरा नाम घनश्याम साहू है। एड्रेस बोलो। साहब, यही दोनों फोन मिले थे मुझे। इन दोनों फोन्स के बारे में कई सारी बातें करनी है तुझसे, जो कि फोन पर नहीं हो सकती थी, सिर्फ हमारे लॉकअप में हो सकती है। लेकिन साहब, इन फोन के बारे में आपको क्या बात करनी है? ये तो मुझे अचानक से मिले थे। कहाँ मिले? लाशों के बगल में, दोनों का गला घोटने के बाद। क्या साहब? शिवराम, वो तो जयकिशन का पड़ोसी है ना, मेरी तो बात भी हुई थी उससे। पर इस एंगल के बारे में नहीं बताया होगा उसने। कौन सा एंगल रमेश? इस एंगल के बारे में ना तो आपसे आनंद दहिया ने बात की होगी और ना ही नुपुर हुडा ने, कि ये जयकिशन और गीता दहिया एक लड़का गोद लेने के बारे में सोच रहे थे। साहब, अभी मैं यूं ही नंदलाल और पंडित मिश्रा से बात कर रहा था, तभी मुझे लगा कि लड़का गोद लेने वाली बात मुझे आपको बतानी चाहिए। कहीं बात चली थी? कोई कागज पत्री हुई हो? आपको ये बात कब पता चली? तकरीबन 1 महीना पहले। सब कुछ है, पर छोड़ जाने के लिए वारिस नहीं। हाँ, और जो था वो बेवक्त। लेकिन जयकिशन, तेरी तो सगी बेटी है, नवासी है। वो सिर्फ नाम के वास्ते अपने हैं। ये सभी इसी इंतजार में बैठे हैं कि कब मैं ऊपर चला जाऊं
या सारा इन सब के नाम कर दूं? उन्हें मेरी और गीता की कहाँ पड़ी है? गीता भाभी जी, क्या वो भी इस गोद लेने वाले फैसले में शामिल है? ये सुझाव गीता की तरफ से ही आया है। जय किशन ने मुझे कोई नाम तो नहीं बताया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई फैसला ले लिया गया है, लेकिन किसे गोद लिया या लेने वाले थे ये उन्होंने मुझे नहीं बताया। ये गोद लेने वाली बात नुपुर और आनंद को मालूम थी? नुपुर का तो मैं बता नहीं सकता साहब, लेकिन आनंद को यह बात 100% पता होनी चाहिए। मालती जी किराया। गोद लेने वाले थे? नहीं तो मुझे ये बात नहीं बताई पापा ने कभी। आपको किसने बताई सर? जिसने बताया नुपुर जी, पर ऐसा क्यों है कि आपके पापा ने ये बात आपको नहीं बताई बल्कि किसी और को बताई? ये सरासर मनगढ़ंत कहानी है सर। अगर आपको आनंद भैया ने बात बताई तो वो झूठ बोल रहे हैं। मेरे पापा मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा फैसला ले ही नहीं सकते थे। पर हो सकता है ये फैसला लिया गया हो नुपुर जी, आपके पापा ने उनकी बात मान ली। हाँ, ये मुमकिन है और मुझे पूरा यकीन भी है कि आनंद भैया ने जरूर कोई पट्टी पढ़ाई होगी पापा को, या फिर गीता जी ने। वैसे भी वो दोनों पापा को और मुझे अलग करने पे तुले हुए थे। साहब, मैं ईमानदारी से टैक्सी चलाता हूँ, कभी कोई गलत काम नहीं किया मैंने। उस दिन मैं वो नेहरू सर्कल के पास शौचालय गया था, वहीं पर दोनों फ़ोन मिले मुझे साहब। पब्लिक टॉयलेट में तुझे एक नहीं दो फोन्स मिले? क्या बात है? पट्टी लगी थी उन पर जिस पर लिखा था भैया हम यहाँ लावारिस पड़े हैं, हमें चुरा लो। मुझे लगा कि मैं वो दोनों फ़ोन बेच दूंगा और मैं गया भी था बेचने के लिए। मोबाइल की किस दुकान पर गया था? साहब वो यूनिक मोबाइल सेंटर। तो फिर बेचा क्यों नहीं? साहब वो दुकानदार ने बोला कि इन दोनों फ़ोनों का कोई पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि आजकल स्मार्टफोन का ज़माना है और कोई बच्चा भी बतौर खिलौना इस्तेमाल नहीं करेगा। तो मुझे लगा कि मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ और जैसे ही सिम डाल के फ़ोन ऑन किया, अब आप लोगों का दामाद बन गया हूँ साहब। दामाद जी, बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाई आपने। अब हमें हकीकत सुनाइए, क्योंकि इन दोनों फोन्स के मालिकों का कत्ल हो चुका है। हाँ, मेरा कोई हाथ नहीं है साहब इसमें। कातिल जो भी हो, इतना तो हम भी जानते हैं कि वो इतना बड़ा बेवकूफ़ तो नहीं होगा कि विक्टिम का फ़ोन अपने साथ लेकर घूमे। शायद ये घनश्याम सच बोल रहा हो सर। और अब ये गोद लेने वाला नया एंगल सामने आने से सिर्फ नुपुर ही हमारी सस्पेक्ट नहीं है, बल्कि हमारा सस्पेक्ट आनंद भी है, क्योंकि नुपुर और आनंद ये दोनों ही वारिस बनना चाहते थे। नक्सल कनेक्शन? ये कहाँ से आया सुमित? मैडम पता नहीं कनेक्शन कैसे आया, पर मैं यहाँ गीता की फ़ोटो लेकर उसकी फैमिली को खोज रहा था। पूरा गांव घूमा, तब एक अजीत वर्मा से टकराया। मार्केट में वर्मा जी का नाम तो सुना ही है आपने, अब पैसा लेके आ जाना। हाँ बोलो। अजीत वर्मा? हाँ क्या है? हमारे गोंजीलगढ़ में ये गीता थी, कोई 20-1 साल पहले हरियाणा फरीदाबाद में जा बसी। वहाँ जाकर गीता दहिया हो गई। कुछ सुना है, कुछ पता है इसके बारे में? तू है कौन? वो मैंने सुना है गांव में कि आप गीता को जानते थे। मैं नहीं जानता किसी गीता फीता को। और तू कौन है? मैं वो फरीदाबाद पुलिस की मदद कर रहा हूँ। खबरी? ऐसे ही समझ लो। इस अजीत वर्मा का कोई नक्सल कनेक्शन है? मुझे यहाँ की उड़ती चिड़िया ने टिप दी कि ये अजीत नक्सलियों के साथ मिलता है। जब से मुझसे बात की, इसने अपनी दुकान बंद कर दी और अपनी बीवी को लेके हवा हो गया। इस अजीत वर्मा का कोई नंबर है? हाँ, पर बंद जा रहा है। फिर भी भेज मुझे। करोड़ों की जायदाद के मालिक, लेकिन जिंदगी जीने का तरीका एकदम फटीचर। और फिर बुढ़ापे में बच्चा गोद लेने की पहल, और अब ये नेक्स्ट एंगल की पॉसिबिलिटी। ये डबल मर्डर केस असल में है क्या? एक चक्रव्यूह जैसा बन गया सर। आनंद ने हमें भेजा नूपुर के पीछे और नूपुर ने पलटवार किया और आनंद को ही संदिग्ध बना दिया। और सर, इन सब एक सबसे बड़ा रहस्य, गीता का पास्ट, जिसके बारे में शायद किसी को कुछ भी नहीं मालूम। इस वक्त हमारे सामने कई सवाल हैं। पहला सवाल, क्या जयकिशन जी ने कोई वसीयत बनाई थी? क्या कोई बच्चा वाकई अडॉप्ट किया गया था, या फिर आनंद और नूपुर ने मिलकर कोई साजिश रची और उस साजिश का गीता जी को पता था? या फिर ये सारी साजिश गीता जी ने रची, लेकिन उनकी पीठ पीछे एक और साजिश रची गई जिसके तहत गीता जी को रास्ते से हटा दिया गया? अरे ललित। जी सर। इस राहुल ने नौकरी वोकरी छोड़ दी है क्या? कुछ बताया नहीं सर, ड्यूटी पर भी नहीं आ रहा है, उसने फ़ोन भी बंद रखा है सर।
नुपुर तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले मुझे ये बताओ, ये गोद लेने वाली बात मुझसे छुपाई क्यों गई? गोद लेने वाली बात? कौन किसे गोद ले रहा है? पापा और गीता जी किसी लड़के को वारिस बनाने वाले थे गोद लेकर। पुलिस को किसी ने बात बताई तो किसी ने ये तुक्का भगाया। किसने नुपुर? अजीत वर्मा मोबाइल शॉप है। हाँ जगन, और हमें अपने सोर्सेज से ये भी पता चला है कि इस अजीत वर्मा का नक्सलियों से कोई कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, मैं पता करता हूँ। वैसे जगन, हमारा मतलब गीता से है। गीता जो 19 साल पहले तुम्हारे गोंजलगढ़ से यहाँ फरीदाबाद लाई गई, और यहाँ पर गीता और उसके पति जयकिशन दोनों का मर्डर हो चुका है। ये गीता दहिया गोंजलगढ़ से थी, इसके अलावा कोई और डिटेल सर? नहीं, और कोई डिटेल नहीं, सिर्फ गीता दहिया की एक रिसेंट तस्वीर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, फोटो भेज दीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे जानकारी निकलवाने की। सर, गीता दहिया के पिछले 1 महीने के फोन रिकॉर्ड्स में कोई अजीत वर्मा शो अप नहीं होता है, और ना ही कोई छत्तीसगढ़ का दूसरा नंबर। तो फिर 1 साल के रिकॉर्ड निकलवाओ और फिर से चेक करो, हो सकता है मेरा शक सही साबित हो। शायद गीता इस साजिश में शामिल हो और बाद में ये साजिश बदल दी गई हो। ये लड़का गोद लेने वाला ड्रामा तुमने रचा ना नुपुर, मुझे चाचा जी की प्रॉपर्टी से दूर रखने के लिए? क्या पापा ने कोई वसीयत बनाई थी? तुझे क्यों पता करना है? तुझे चाचा जी एक पैसा नहीं देने वाले थे, तू अच्छी तरह जानती है ये बात। वो तो आपका सपना है ना आनंद भैया, लेकिन हकीकत समझ लीजिए, अब तो पापा रहे नहीं, इसलिए उनकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर होगी और आपको केवल वही टुकड़े मिलेंगे जो मैं आपके मुंह पे फेंकूंगी, समझे? हाँ, ये कुछ दिन पहले आया था यहाँ पे। ये 2 मोबाइल्स लेकर? जी, मैंने उससे बोला भी था कि बहुत पुराने मॉडल के हैं, इसके तो खरीदार मिलना भी मुश्किल होगा मुझे, मगर जो उसको रेट बोला था वो मंजूर नहीं था, निकल गया बिना बेचे। इस घनश्याम साहू को तुम कितनी अच्छी तरह से जानते हो? टैक्सी चलाता है, बस इतना ही जानता हूँ। अजीत वर्मा जी, कभी गीता जी ने इस नाम का कोई जिक्र किया? गीता जी के गांव गोंजलगढ़ का रहने वाला ही अजीत वर्मा। गीता ने तो कभी इस बारे में जिक्र ही नहीं किया, और ना ही कभी उसने अपने मायके के बारे में बात की, ना अच्छी ना बुरी। कभी उन्होंने अपने पति के बारे में कोई बात की, अच्छी या बुरी? जी नहीं। जैसे नूपुर को शिकायत थी अपने करोड़पति पिता से कि उन्होंने उसे कुछ नहीं दिया, क्या पता ऐसी शिकायत गीता जी को अपने पति से कि इतना करोड़पति आदमी, घर का सारा काम उन्हें करना पड़ता है, कोई ऐशो आराम नहीं। हाँ, हो सकता है, और किसको नहीं होगा भला। पर कभी भी हमने गीता को महंगी साड़ी पहने या महंगे गहने पहने हुए नहीं देखा। हमेशा से उसका कान गला सुना सुना ही रहता था, वही 2 जोड़े कपड़े, पर कभी भी उसने इस बारे में शिकायत तक नहीं की। और जयकिशन जी ने कौन सी लाट साहब वाली जिंदगी जी? बसों में सफर करते थे, छोटी चीज खरीदनी हो तो उसका भी मोल भाव करते थे। ये आनंद दैया, इसका बेटा मोहित, इसके बारे में आप लोगों ने कभी कुछ सुना? नमस्ते राम राम वाली पहचान है, और कुछ खास नहीं। मैंने अपने चाचा जी के खाते से गबन किया है, ये कह रहे हैं आप? ऐसा आप कह रहे हैं, मैंने तो सिर्फ जयकिशन जी और गीता जी के बैंक के डिटेल्स मांगे, अकाउंट्स, लॉकर। वैसे आप इतना हड़बड़ा क्यों रहे हैं? मैं क्यों हड़बड़ाने लगा? मुझे तो बस इस बात का ताज्जुब हो रहा है कि नुपुर आप लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रही है और आप बस भड़के जा रहे हो। जब हम भड़केंगे तब आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, क्योंकि तब ये बातें फोन पर कतई नहीं होंगी। दरअसल तब बातें होंगी ही नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे धमका रहे हैं? और मुझे लग रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका